माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रेगुलर क्लास ले रहे होंगे और आप क्लास लेते रहिए। समय अनमोल है, आप इसे गवा देंगे तो समय वापस नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि कोरोना है, वो बीमारी। आप भी मत सोचिए, ये समय आपका पढ़ने का है तो आप इसको पढ़ने में सदुपयोग लीजिए। मेरा कहना ये है कि पढ़ने का समय है तो पढ़ने में इसको उपयोग कीजिए। ये नहीं कि आप किसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों का टेस्ट हुआ है तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है, और उनका जो समस्या समाधान क्लास में बना दी गई है उसमें उसका समाधान उनको मिल गया है, ठीक है। अब देखो, हमने पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, मर्दा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यानी मर्दा निर्माण के बारे में हम चर्चा करी थे। उस मर्दा निर्माण के अंदर लगभग हमने कुछ परिभाषाएँ पढ़ ली थी मर्दा निर्माण की, ठीक है। उसके बाद में इसकी प्रक्रियाएँ पढ़ ली थी, प्रक्रम पढ़ लिया था, और हम पढ़ रहे थे जो प्रक्रियाएँ थी उसमें 9 प्रक्रियाओं में कुछ विशेष चर्चा कर लेती। उससे पहले जो क्वेश्चन था आपका, जो रिगोलित वाला क्वेश्चन था कल, यानी जो पैतृक पदार्थ थे, क्या था आपका पैतृक पदार्थ। कमर सीधी करके बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए, क्लास को बारीकी से सुनिए, या तो क्लास लीजिए मत, और लीजिए तो फिर पूर्ण निपुणता के साथ पूर्ण निपुणता के साथ लीजिए कि आपको ऐसा कहीं पर भी संशय नहीं कि हमने क्लास ली नहीं। ऐसे मान के चलिए कि अब तो बस हमें क्लास लेनी ही नहीं है, यानी कहने का मतलब अब तो हमने पूरा ऐसे मान के चलिए आप। और मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास में तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से इधर, पैतृक पदार्थ को क्या कहा था हमने, रिगोलित कहा था। क्या कहा था, रिगोलित, ठीक है। ये रिगोलित हैं कि इस रिगोलित में हमने कल समस्या में जो कन्फ्यूजन हो रहा था इसमें कि जो परिवहन पदार्थ है, अगर परिवहन पदार्थ की अनुपस्थिति में, परिवहन पदार्थ की अनुपस्थित होगी, क्या होगी आपकी अनुपस्थिति, इस परिवहन पदार्थ की अनुपस्थिति में इसकी मोटाई बढ़ जाती है। बस ये क्वेश्चन था हमारा, मोटाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, बस। बात समझ दिक्कत किसी को इसमें, अगर परिवहन शक्तियाँ अनुपस्थित रहेगी तो परिवहन जो आपका रिगोलित है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर क्या आपका कोई पैतृक पदार्थ था, ठीक है, और अगर इस पर कोई दबाव नहीं होगा, ठीक है, या इस पर मान लीजिए कोई पानी नहीं बहेगा, इसके ऊपर कोई बर्फ नहीं बहेगी, वायु नहीं बहेगी, तो अपनी जगह रहेगा, मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिगोलित की अगर यहाँ पर परिवहन शक्ति अनुपस्थित होती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रिगोलित की मोटाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, हम बिंदु की चर्चा कर रहे थे कल, भाई बिंदुओं की चर्चा कर रहे थे। तो बिंदु में क्या क्या पढ़ लिया था हमने, कुछ नहीं पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था 9 बिंदु थे। बताओ, साथ साथ बोलना सभी को, बोलिए अगर याद है तो अपनी ईमानदारी से माँ सरस्वती को याद करते हुए। पहला बिंदु था हमारा ह्यूमिनिफिकेशन, दूसरा बिंदु था हमारा निक्षालन, तीसरा बिंदु था आपका निक्षेपण, और चौथा बिंदु था आपका लेटराइजेशन से पहले का मतलब पोर्टजोलीकरण। कौन सा था आपका, पोर्टजोलीकरण। और आपका अगला बिंदु था आपका लेटराइजेशन, और उसके बाद में था आपका कैल्सीकरण, उसके बाद में था आपका डीकैल्सीकरण, और उसके बाद में लवणीकरण, और आपका पेडोटर्बेशन, ठीक है। 9 बिंदु थे। अब जितना होते हैं इस क्लास में देखते हैं कितने बिंदु होते हैं। तो आइए सभी, आप अगर मेरा साथ देंगे तो आपको कहने का मतलब रेगुलर क्लास लेना, आपको बस क्रम ही करना है। देखिए ध्यान से, पहला बिंदु कौन सा है, ह्यूमिनिफिकेशन, और यह आएगा आपका ह्यू और आपका मिफिकेशन, फिकेशन। ले भाई, कौन सा बिंदु बोलो, ले भाई, जोर से ले भाई। तो यहाँ पे क्या आपका ह्यूमिनिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम नौजवानों, पढ़ क्या रहे हैं बताओ, हम पढ़ रहे हैं कि जो आपकी मृदा है उस मृदा का निर्माण कैसे होगा। चट्टानें तोड़ दी, अब चट्टानों की बाद में मृदा का निर्माण कैसे होगा, ये बातें पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एक बिंदु दे रखा आपका ह्यूमिनिफिकेशन, यानी ह्यूमिनिफिकेशन भी क्या करता है, मृदा निर्माण का काम करता है। क्या करता है, ह्यूमिनिफिकेशन भी मृदा निर्माण का काम करता है। और आपका ह्यू और ह्यूमिनिफिकेशन भी क्या करता है, आपकी मृदा निर्माण का काम करता है, ठीक है। इसमें देखिए आप ध्यान से, आप कृषि कार्य करते होंगे, आपने कृषि कार्य करते हुए कहीं आसपास में आपने खेतों में देखा होगा, ठीक है।
तो जब आपने ये क्रियाकलाप देखा होगा, उसके बाद में यहाँ पर कि अगली बातें हम देखो उसके बाद में ह्यूमिनिफिकेशन, इसके अलावा पेड़ पौधों की टहनियाँ देख लीजिए आप, क्या देखिए हम पेड़ पौधों की टहनियाँ देखी, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप, जैसे यहाँ पर कोई जीव जंतु मर जाता है और मरता है तो क्या होता है, क्या होता है, अरे मरता होता है यानी मर जाता है, तो मरने के बाद में क्या होता है, उसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। अब आपने एक बात पढ़ी होगी कुछ साल पहले, 1 साल पहले, कि एक जैव शक्ति सिद्धांत था। जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार ये था कि जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण केवल आपके जीव जंतु पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, वही बात थी। तो उसी बात को हम यहाँ पर हाईलाइट यानी यहाँ पर रखेंगे इस बात को, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए नौजवान ने, एक नौजवान है भाई, कुछ विद्यार्थियों की समस्या है कि नौजवान शब्द मैं सभी के लिए यूज करता हूँ, नौजवान शब्द में सभी के लिए यूज करता हूँ, ये नहीं कि कोई स्पेशल बालिका के लिए, बालक के लिए यूज करता हूँ। नौजवान मेरे लिए है कि सामने वाला बस नौजवान है, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई बाल बड़ा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, मेरे लिए नौजवान सभी समान है, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर, ये मान लीजिए आपने यहाँ पर खेती या कृषि कार्य किया। कृषि का मतलब तो क्या होता है जानते होंगे आप, तो हम फसल की बात कर रहे हैं, कृषि के अंदर दोनों आते हैं। यहाँ पर आपने जब फसल उगाई और फसल उगाने के बाद में जैसे मान लीजिए अभी समय चल रहा है, अभी समय किसका चल रहा है भाई, कौन सी चल रही है बताओ, खरीफ का मतलब खरीफ, कौन सी चल रही है आपकी, खरीफ, खरीफ आएगी खरीफ, और खरीफ का मतलब बाजरा। बस मेरे को ये 2 ही शब्द याद है और कुछ याद नहीं मेरे को। इस एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मेरे को सिर्फ 2 ही शब्द याद हैं कि खरीफ को बाजरा कहते हैं, एंड 3 इसमें बस ये याद है मेरे को। तो ये बाजरे की फसल चल रही है, इस बाजरे की फसल जैसे आपका एक बाजरे का पौधा है भाई, ठीक है, जो भी है यहाँ। अब इस बाजरे का पौधा है, इसमें क्या होती है, यहाँ पर इसकी पत्तियाँ सूख के इसमें गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद में जब आप इसकी कटाई करते हैं तो यहाँ पे जड़ें भी क्या हो जाती है, ज़मीन में रह जाती है। तो कहने का मतलब घास फूस यहाँ पे इकट्ठा हो गया, एक बात तो ये। दूसरी बात और देखिए यहाँ पर नौजवानों, यहाँ पर कि ये आपका पेड़ है, बड़ा सारा पेड़ है भाई, ठीक है, ये बड़ा सारा पेड़ है, और ये पेड़ की जब कोई पत्ती टूटेगी, टूट के नीचे आती है तो वो भी क्या हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई जंतु है और ये जंतु कोई मर जाता है, यहाँ पर ये जंतु यहाँ पर है, मर जाता है, ये स्पेशल जंतु है, नया जमाना का जंतु, इस बात का ध्यान रखना आपको। ये जंतु जब मर जाता है तो इसका भी क्या होगा, अपघटन होगा, आई बात समझ में। तो ये भी टूट रहे हैं, पत्तियां भी टूटेगी, इसका भी क्या होगा, अपघटन होगा, इनका भी क्या होगा, अपघटन होगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर पदार्थों के अपघटन से कार्बन या नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, आई बात समझ में भाई। जब यहाँ पे पत्ती आएगी, यहाँ पर इसकी पत्तियाँ आएगी, इसकी टहनी आएगी, ये घास फूस आएगा, ये घास फूस है, इस घास फूस का क्या होगा, यहाँ पर अपघटन होगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद में होगा या तो कार्बनिक पदार्थ बनेगा और इससे नया कार्बनिक पदार्थ बनता है। ये क्या बनता है, इससे नया कार्बनिक पदार्थ बनता है। देखो ध्यान से इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, चलो आप बताओ एक उदाहरण आपको बताना है, फिर समझा देंगे आपको एक उदाहरण बताना है कि एक कार्बनिक पदार्थ से नया कार्बनिक पदार्थ बनाइए आप। एक कार्बनिक यानी जो हमने लिया वो भी क्या होना चाहिए, आपका कार्बनिक होना चाहिए, और जो बनेगा वो भी क्या होना चाहिए, कार्बनिक होना चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए आप और कमेंट करो फुर्ती से, आप करो फुर्ती से, आपको टाइम मिल रहा है, कर दिया होगा जो भी है। देखो इधर मैंने क्या कहा, ह्यूमिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपका ह्यूमस होता है, क्या होता है आपका ह्यूमस का मतलब क्या होता है, आपके कार्बनिक पदार्थ, क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ, अरे यार ये कहाँ से आ रहे हैं भाई, कार्बनिक पदार्थ इसमें जैसे आपकी ये पत्तियां हैं, इनकी टहनी है, उससे भी क्या है, क्योंकि मैंने बताया इसमें कार्बन होता है।
अब इनसे टूटने के बाद में, इन पदार्थों के टूटने के बाद में कार्बन का या नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमिनिफिकेशन कहलाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका CO2 है, वो जब जल के साथ क्रिया करती है तो यहाँ पे क्या होता है देश के नौजवानों, यहाँ पर आएगा आपके, ये बनता है कार्बनिक अम्ल, H2CO3 आपका नया कार्बनिक अम्ल बन रहा है। और कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पर इससे जो बनने का प्रक्रम है वही क्या कहलाता है? आपका ह्यूमिनिफिकेशन। यानी पुराने जो आपके मृत है, जीव जंतु है, या जो आपके पार्थिव की टहनियाँ हैं या घास फूस हैं, इनसे कार्बन या नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमिनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसके बाद में, जब ये कार्बनिक पदार्थ यहाँ पे नए कार्बन का निर्माण होता है, और जब अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा अधिक होती है, तो ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? यहाँ पे नीचे वाले संस्तर में चले जाते हैं, नीचे वाले संस्तर में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ए संस्तर से आपके बी संस्तर में चले जाते हैं। संस्तर मैंने आपको पहले बता दिया है। और देख लीजिए, जो मृदा की परतें पाई जाती है वो क्या कहलाती है? हमारे यहाँ पर संस्तरें कहलाती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? तो ह्यूमिनिफिकेशन की प्रक्रिया अधिकतर कहाँ पे होगी? जहाँ पर नमी की मात्रा पाई जाती है, जहाँ पर नमी की मात्रा होगी वहाँ पर ह्यूमिनिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? सीधी सी बात है कि पादप की टहनियाँ हैं या घास फूस हैं, पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए जब मिट्टी के गिरते हैं उनका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद में क्या होता है यहाँ पर कि जब कार्बनिक या नए कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? हमारा ह्यूमिनिफिकेशन कहलाता है। इसकी नमी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर जब अधिक नमी होती है, अधिक पानी की मात्रा होती है, तो आपकी ए संस्तर से बी संस्तर में चले जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा ह्यूमिनिफिकेशन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब क्या करना आपको? लंबे समय तक याद रखना है कि आपको, ये सर हमें तो लंबे समय तक याद रखना है। आप ध्यान रखना, जब आप कभी फसल काटो और उसका तो घास फूस आपको लगे तो याद कर लेना, नौजवान वाले सर को याद कर लेना आप पे कि नौजवान वाले सर ने क्या बताया था, तो आपको उसमें फिर याद आ जाएगा। बस साइंस ऐसा ही तो है, इसको रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। जो भी आप पे बात पढ़ रहे हैं उसको दैनिक जीवन के साथ जोड़ दीजिए, आप दैनिक जीवन के साथ जोड़ दीजिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, ये नहीं कि आप इसे रटिए आप। अब जैसे आपको कहीं पर भी घास फूस दिखेगा, घास फूस गल रहा है, तो इसका समझ आना क्या हो रहा है? ह्यूमिनिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगली बिंदु की तरफ चलते हैं हम। अगले बिंदु की तरफ, अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। देश के नौजवानों और मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो उसके बाद में आगे दूसरा बिंदु आता है भाई। दूसरा बिंदु आपका निक्षालन, लवई निक्षालन। ठीक है, अब देखो निक्षालन और निक्षेपण दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं को मैं सर समझाऊंगा कि आप दिन में कम से कम एक बार तो अवश्य याद करेंगे उनको। ये देखना आप दिन में इन दोनों को साथ पढ़ूंगा भाई। अब की बार यहाँ पे 3 है, तीसरे को निक्षेपण। अगर आप निक्षेपण क्लास देख रहे हैं तो आप जो भी हैं क्रियाकलाप करते हैं कि सर हाँ दोनों को साथ पढ़ाइए, और हाँ कि सर बोले कि कभी हम दिन में एक बार तो आप इसे अवश्य याद करेंगे। आप देखो ध्यान से इधर, इस घटना को यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। ये लीजिए आप, ठीक है, मैंने 2 स्तर बनाए। पहले आप मेरे को इसे बताइए नौजवानों, देश के नौजवानों, आप अपने कपड़े स्वयं धोते हैं या किसी दूसरे अपनी मम्मी पापा से दिलवाते हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम धोते हैं जो भी। तो अब देखिए आप 2 तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी कपड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कपड़े हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कपड़ा है और अब आपने इस कपड़े की क्या कर दी? धुलाई कर दी। क्या कर दिया आपने? इसकी धुलाई कर दी। तो धुलाई किसकी हुई यहाँ पे?
जब इस कपड़े की धुलाई हो गई तो या इसको साफ कर दिया आपने, तो इस कपड़े में से क्या निकल गया, इस कपड़े में जो गंदगी थी वो गंदगी बाहर निकल गई। गंदगी यहाँ पे नीचे आ गई भाई, कहाँ पे आ गई, गंदगी नीचे आ गई भाई। ले भाई, यहाँ पे क्या आ गई आपकी गंदगी, गंदगी आएगा, गंदगी क्या आ गई आपकी नीचे आ गई। 2 स्टेप है, पहले जब आपने कपड़े को धोया तो कपड़े को धोया तो धोने के बाद में क्या हुआ, गंदगी नीचे आ गई, नीचे आके बैठ गई, ठीक है। या आपने किसी बर्तन में इसको धोया या किसी पात्र में इसको धोते हैं तो गंदगी कुछ समय के बाद नीचे आके बैठ जाती है। 2 स्थिति याद है आपको। फिर देखिए वापस, बस हो गए पूरे शब्द हो गए हैं पूरे, बस नहीं समझ हो गए यहाँ पर। पहला क्या है, जब आपने कपड़े को धोया, ठीक है, और कपड़े से धुलने के बाद नीचे क्या आ गया, गंदगी नीचे आ गई, और नीचे आके यहाँ पर नीचे जो पात्र है उस पात्र में आके बैठ गई। ले भाई क्या हो गई, बैठ गई। कौन बैठ गई, गंदगी बैठ गई भाई, गंदगी नीचे बैठ जाती है, ठीक है, बैठी गंदगी। ले भाई बैठ गंदगी, बैठ की गंदगी जो भी है, ये जब नीचे आके बैठ रही है, यहाँ से यहाँ पे आ रही है, चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वापस समझो आप। तो इसको समझने के लिए आप क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे। जो नौजवान अगर अपने कपड़े स्वयं धोते हैं बहुत अच्छा है। आप अपने अगर जैसे बड़े हो गए हैं तो भी आप अपने माता पिता हैं उनकी भी सेवा आप जैसे कर सकते हैं, उनको भी आप सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वैसा आप कपड़े धोने पड़ेंगे। देखो ध्यान से इधर, जब मैंने कपड़े में यहाँ पे पानी प्लस साबुन मिलाया तो इसमें गंदगी यहाँ से यहाँ पर आ गई, यानी कहने का मतलब कपड़े में से क्या निकल गई, गंदगी निकल गई। तो कपड़ा क्या हो गया, कपड़े की क्या हो गई, धुलाई हो गई। क्या हो गई बताओ, धुलाई हो गई भाई, आई बात समझ। और जब कपड़े की धुलाई होती है तो जो आपकी गंदगी नीचे आके जम जाती है तो इसी गंदगी को हम क्या बोल रहे हैं, धुला हुआ। क्या बोलेंगे इसे, धुला हुआ। आई बात समझ में भाई। ये तो नीचे आ रही है गंदगी नीचे, यानी कहाँ से धुल के आई, यहाँ पर। धुलाई किसकी हुई, कपड़े की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, इस कपड़े की जो धुलाई हुई है, धुलाई हुई है, धुलाई होने की प्रक्रिया को हम देश के नौजवान क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सॉरी निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, निक्षालन कहते हैं। और जो नीचे आके बैठा है, जो नीचे आके गंदगी ऊपर से आई थी उससे हम क्या बोल रहे हैं, धुला हुआ, उससे हम निक्षेपण बोल रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें, याद रहेगा। कपड़े की धुलाई हुई यानी कपड़ा साफ हुआ तो वो तो क्या कहलाएगा आपका, निक्षालन। और नीचे कपड़े जो मेल आके बैठ गया, जो गंदगी है वो क्या कहलाएगी, आपका निक्षेपण कहलाएगी। बोले याद रहेगा आपको इस तरह। और देश के नौजवानों, निक्षालन का ही अर्थ होता है धुलाई होना। क्या होता है, धुलाई होना, ठीक है। और निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ। आई बात समझ में, ठीक है। यही बातें थी, ये दोनों प्रक्रिया यहाँ पर है। ऊपर वाली से यहाँ पे क्या होगा, अब हम सिलेबस के अनुसार देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आपका एफ ही है और आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है, या आपका जैसे कुछ सिलिका पाई जाती है SiO2, वो क्या होती है, यहाँ से जो मिट्टी होती है इस मिट्टी में से धुलकर जो नीचे वाला संस्तर है, नीचे वाले संस्तर में आके जम जाती है, निक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से धुल की आई, इसी तरह हमने क्या बोला, उसको निक्षालन बोला। और नीचे आके बैठ के उसे क्या बोल दिया हमने, यानी आपका A संस्तर और आपका B संस्तर है, यानी B संस्तर में आके जम जाती है तो इसे बोल दिया हमने निक्षालन बोल दिया। इस संस्तर का दूसरा नाम एक और है, निक्षाली संस्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, निक्षाली संस्तर भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है निक्षाली संस्तर से जो आपका Fe है, एल्यूमिनियम है, SiO2 है, वो आपकी धुलकर नीचे वाली जो आपकी संस्तर होती है उसमें चले जाते हैं और नीचे वाली संस्तर में जाकर बैठते हैं, या जो बैठने का प्रक्रिया वो कहलाती है आपकी निक्षेपण कहलाती है, ठीक है। और इसे हम निक्षेपण संस्तर भी बोलते हैं, ठीक है। इस नीचे वाले संस्तर में क्या होता है, यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम है, Fe है आदि यहाँ पर नीचे आके बैठ जाती हैं। मिट्टी की बात है, मिट्टी में आप जैसे ऊपर से पानी डालते हैं या पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी की मात्रा अधिक होगी तो भाव के साथ क्या होगा, जो एल्यूमिनियम है, Fe है, यहाँ से धुलकर क्या हो जाते हैं, नीचे वाली परत में आकर बैठ जाते हैं, A B संस्तर में आ जाते हैं और यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम Fe आपके यहाँ पर जम जाते हैं।
बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या? याद रखना है जब दिन में आप एक बार तो कम से कम अवश्य अपने कपड़े धोते हैं तो उस समय याद रखना कि कहने का मतलब है जब आपकी कपड़े की धुलाई हुई, कपड़े साफ हुआ, वो तो क्या कहलाएगा आपका निक्षालन और ये क्या कहलाएगा आपका निक्षेपण। बोलो कभी नहीं बोलोगे इसमें, दिन में एक बार तो अवश्य याद करोगे अगर आप क्रियाकलाप करते हो तो, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये था यहाँ पे निक्षालन निक्षेपण हो गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? यस करो फुर्ती से। हाँ सर समझ में आ गया अच्छी तरह। देखो याद रखना छोटे क्वेश्चन, निक्षालन का अर्थ होता है धुलाई होना, ठीक है? निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ, ठीक है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? निक्षलित संस्तर भी होता है। यानी ए संस्तर से यहाँ पे क्या जा रहा है आपका, बी संस्तर में कौन जा रहा है? एल्यूमिनियम Fe जा रहा है, जाने को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। और कहाँ से आ रहा है उसे क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं, ठीक है? हाँ जी भाई। अब देखो उसके बाद में 3 पढ़ ली हमने। कौन सी पढ़ी, कितनी पढ़ ली हमने? 3 पढ़ लिया भाई साहब नौजवानों। अब देखो उसके बाद में ह्यूमिडिफिकेशन निक्षालन और आपका निक्षेपण। अगला आता है भाई, अगले 2 हैं, 2 को साथ लेके पढ़ेंगे भाई, 2 को साथ लेके पढ़ेंगे। टोटल 9 है तो 9 में 2 की हमने जोड़ी बना ली, एक बेचारा अकेला इसको छोड़ दिया, ठीक है? देखो आगे चौथा बिंदु, पोडजोली ले भाई, पोडजोलीकरण, पोडजोलीकरण, ठीक है? तो यहाँ पर इस पोडजोलीकरण को समझते हैं ले भाई। तो यहाँ पर जो आपका पोडजोली और आपका एक करण है, इसमें आपका ये जो पोडजोल है, पोडजोल, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ऐसे बताओ रे, पोडजोल आपको कैसे लग रहा है? ये शब्द कैसे लग रहा है? इससे ऊट पटांग से लाग रही थी, नहीं रुखो रुखो से लाग रही थी आप, यानी आप कहें कि सर ठीक को लाग रही, पोडजोल का मतलब ऊट पटांग सब लाग रही थी। तो कहने का मतलब है पोडजोल, कहने का मतलब आपकी रूसी हुई भाषा। कौन सी भाषा? रूसी हुई भाषा। कौन सी भाषा कहलाएगी आपकी? रूसी भाषा। रूसी भाषा का शब्द है और इस रूसी भाषा के शब्द में इसका अर्थ होता है राख के समान। किसके समान? राख के समान कोई पदार्थ। बोलो अर्थ याद रखना। पोडजोल कौन सी भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का शब्द है। और यहाँ प्रदेश के नौजवानों, ये इसका अर्थ होता है राख के समान, ठीक है? अर्थ समझ में आ गया? अब देखो इसको, इसमें क्या होगा। दूसरी बात, एक और अर्थ समझाऊंगा, दोनों को साथ लूंगा मैं। इसका अर्थ समझा दिया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर 5वां बिंदु आपका लेटराइजेशन। कौन सा है? लेटराइजेशन। तो इसको भी समझिए, पहले शब्दों को समझिए भाई, ठीक है? लेटराइजेशन है, यहाँ पर क्या लगेगा आपका लेटराई और आपका जेसन। इसमें जो लेटराइट है, जो आपका लेटराइट मानते हैं, ये लेटराइट शब्द है आपकी कौन सी भाषा? लेटिन भाषा। कौन सी भाषा है? लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। और यहाँ पर लेटिन भाषा में, लेटिन भाषा का शब्द है और लेटिन भाषा में इसका अर्थ होता है देश के नौजवानों ईंट के समान पदार्थ। ईंट के समान पदार्थ। और यहाँ पर ईंट कैसी होती है? लाल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ले भाई लाल। बोलो दोनों का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। पोडजोलीकरण का मतलब रूसी भाषा का शब्द है राख के समान, ठीक है? और आपका लेटराइजेशन का मतलब है लेटिन, तो यहाँ पर कौन सी? ईंट के समान। ये तो याद रखना। अब दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, कमर सीधी करके बैठिए। अगर आपकी कमर सीधी नहीं है तो इसका मतलब आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं आप, ठीक है? देखो इधर दोनों को तुलनात्मक पढ़ेंगे भाई। देखो इधर, यहाँ पर तो समझाऊंगा आपको पोडजोली, यहाँ पे आएगा पोड और आपका जोलीकरण, ठीक है? और यहाँ पर समझाऊंगा आपका लेटराइजेशन, यहाँ पर लेटराइजेशन, ठीक है? देखो यहाँ से
इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपकी ये मृदा है भाई, ठीक है, क्या आपकी ये मृदा है और इस मृदा के अंदर आपका एक ऑक्साइड पाया जाता है। कौन सा ऑक्साइड? आपका शेष कवि। कौन सा होता है आपका? शेष कवि ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? शेष कवि ऑक्साइड पाया जाएगा। कौन सा ऑक्साइड पाया जाएगा आपका? शेष कवि ऑक्साइड। ठीक है, पहले इसको समझिए आप। इधर भी आपकी मृदा है भाई, इधर भी क्या आपकी ये कोई मृदा है। इस जो आपका शेष कवि ऑक्साइड है, ये शेष कवि ऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर कि अधिक नमी के कारण क्या होगा, ये शेष कवि ऑक्साइड यहाँ से बहाव के कारण क्या हो जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा आपका शेष कवि ऑक्साइड होगा। ये शेष कवि ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका ए संस्तर से आपकी बी संस्तर में आ जाता है। आई बात समझ में? क्या होगा इसमें आपका शेष कवि ऑक्साइड ए संस्तर से बी संस्तर में आ गया, जबकि इसमें क्या होगा शेष कवि ऑक्साइड क्या होता है इसी परत में रहता है। क्या होता है आपका शेष कवि ऑक्साइड इसी परत में रहता है, नीचे नहीं आता है। अगर यहाँ पर हम इसमें पानी की मात्रा घेरते हैं तो शेष कवि ऑक्साइड होता है वो इसी स्थान पे पाया जाता है, कहने का नीचे नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, जो भी है देश के नौजवान आप एडजस्ट करना आप। शेष और आपका कवि, शेष कवि ऑक्साइड, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ, अगर हमने जैसे ही पानी यहाँ पर इसमें डालते हैं, ठीक है, तो पानी डाला तो इसी स्थान पे रहता है, जबकि इसमें क्या हो गया नीचे वाले संस्तर में आ गया। ठीक है, दूसरी बात देखिए आप, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि इस पोडजोलीकरण के अंदर हमने पढ़ा राख की समान पदार्थ, ठीक है, इस राख को पढ़ रहे हैं। इस राख में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर इस स्थान पे इस मृदा के अंदर जितने भी क्षार पाए जाते हैं, जितने भी क्षार होंगे वो क्षार क्या होंगे यहाँ से निकलकर आपके नीचे वाले संस्तर में आ जाते हैं। आई बात समझ में? पोडजोलीकरण में यानी आपकी राख जैसे समान पदार्थ में क्या होगा कि जितने भी क्षार होंगे वो निकल के नीचे वाले संस्तर में आ जाते हैं। जब ऐसे बताइए जिस स्थान पे अगर पूरे क्षार निकल जाते हैं, अगर पूरे क्षार निकल जाएंगे तो बताओ क्या होगा, वहाँ पर अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पूरे क्षार निकल के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा देश के नौजवानों हमारी मृदा कैसी हो जाएगी बताओ, अम्लीय बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? अम्लीय बन जाती है। कोई दिक्कत इसमें? पूरे क्षार नीचे आ गए, इसमें क्या होगा, इसमें देश के नौजवानों अगर किस प्रकार देखो इसका निर्माण होगा, इसमें यहाँ पर जैसे आपका Fe है, एल्यूमिनियम है, वो तो क्या रहेंगे केवल ऊपर वाली परत में रहते हैं। क्या होते हैं? केवल इस ऊपर वाली परत में रहते हैं। परंतु जो आपकी सिलिका है, जो आपकी SiO2 है, वो सिलिका आपकी नीचे वाली परत में आ जाती है। क्या होती हैं? नीचे वाली परत में आ जाती हैं। जब ऊपर वाली, अब इसमें भी क्या होगा, जब इस सिलिका नीचे वाली परत में होती है तो यहाँ पर भी क्या होगा देश के नौजवानों, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ये दोनों में समानता है। इसमें भी अम्लीय मृदा का निर्माण होगा, इसमें भी अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। इसमें आपका जो क्षार, सभी क्षार हैं निकल कर क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, जबकि इसमें क्या हो रही है, आपकी सिलिका ही यहाँ पे निकल के नीचे आ रही है। अब इसमें सर आप से पूछेंगे कि सर इसमें अम्लीय मृदा कैसे बन रही है? इसमें जो आपका Fe है, जो एल्यूमिनियम है, वो यहाँ पर ऊपर वाली परत में है, नीचे वाली परत में नहीं आ रही। ठीक है, ऊपर वाली परत में होने के कारण क्या होती है, आपकी ये मृदा भी क्या हो जाती है, आपकी अम्लीय हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, ये वाली जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। लाल क्यों होती है? क्योंकि इस वाली परत में लोहे की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लोहे की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पर हमारा एक खनिज पाया जाता है आपका Fe2 और आपका O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट। क्या कहते हैं? हेमेटाइट। आई बात समझ में? ये हेमेटाइट है, यानी इस लेटराइजेशन का मतलब ऊपर वाली परत में Fe की मात्रा अधिक होने के कारण हेमेटाइट की मात्रा अधिक होती है, जिससे यहाँ पर हमारी मृदा कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। जबकि इसका रंग कैसा होता है, राख के समान भूरा होता है। कैसा होता है इसका रंग? भूरा होता है, क्योंकि इसके जो पूरी क्षार होती है नीचे निकल जाती है इसमें। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को इसमें? मृदा अम्लीय है, ये कैसी आपकी, ये भी अम्लीय है,
इसमें शेष का भी ऑक्साइड क्या होगा, नीचे वाले संस्तर में जाता है, जबकि शेष का भी ऑक्साइड नीचे वाले संस्तर में नहीं जाता है। इसमें सिलिका नीचे जाती है, इसमें सभी क्षार क्या होते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, अब देखो मोस्ट क्वेश्चन है, ये प्रक्रिया होती है देश के नौजवानों, यहाँ पर हमारी आर्द्र व नम क्षेत्रों पे, कहाँ पे होती है, नम क्षेत्रों पे, जबकि ये कहाँ पर होती है आपकी उष्ण व अर्ध उष्ण, कहाँ पे होती है, अर्ध उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। कई बार समझ में क्वेश्चन आया हो, ध्यान रखना। ये तो होती है आपकी उष्ण और अर्ध उष्ण क्षेत्र का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपकी आर्द्र और आपके नम क्षेत्रों में कहने का इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आपका कहने का गर्मी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सॉरी, इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसमें क्या होता है, इसका लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसमें सभी क्षार नीचे चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। और इसमें अम्लता क्यों है बताओ, इसमें आपका जो Fe है, एल्यूमिनियम है, और आपकी उसकी मात्रा क्या होती है, ऊपर वाली परत में होती है। ठीक है, नीचे कौन आ रहा है, नीचे आपकी सिलिका ही आ रही है। शेष का भी ऑक्साइड किया आपका, शेष का भी ऑक्साइड नीचे नहीं आ रहा है, जबकि इसमें नीचे आ रहा है। ये था आपका यहाँ पर दोनों का मैटर था। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर 2 मिनट वापस रिपीट करूँगा, देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, लिखूंगा कुछ नहीं, आँख मिच के समझ सकते हैं आप। पौडजोलीकरण और आपके लेटराइजेशन दोनों में मृदा अम्लीय होती है। पौडजोलीकरण में सभी क्षार नीचे चले जाने के कारण आपकी मृदा अम्लीय हो जाती है, जबकि लेटराइजेशन में आपका एल्यूमिनियम Fe ऊपर वाली परत में होते हैं, जिससे आपकी मृदा अम्लीय होती है। पौडजोलीकरण में शेष का भी ऑक्साइड नीचे वाली परतों में जाता है, जबकि लेटराइजेशन नीचे वाली परत में नहीं जाता है। पौडजोलीकरण आपके नम और उष्ण प्रदेश में होती है, जबकि वो आपकी आर्द्र उष्ण और आपकी नम और आपकी वो पहले किस में होती है, आपकी नम और आर्द्र वाले प्रदेश में होती है, और आपकी ये उष्ण और आपकी अर्ध उष्ण प्रदेश में होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपकी पौडजोली है वो राख के समान था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी लेटराइजेशन है उसका रंग कैसा होता है, बादामी या लाल रंग का होता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। ये थे आपके लेटराइजेशन, आपका पौडजोलीकरण। बाकी की जो हमारे 2 बिंदु बच रहे हैं या 4 बिंदु बच रहे हैं, ठीक है, वो आगे वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे। ठीक है।